हेलो हेलो हेलो। यस गाइस, व्हाट्स अप? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? हेलो हेलो हेलो, राम 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 राम। गुड इवनिंग एवरीवन। आगे सब लोग कौन कौन आए फटाफट बताओ, और एक फटाफट लाइक कर दो एंड देन वी विल बिगिन विथ टुडे सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? आज के सेशन में हम लोग करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। ठीक है। नाउ मोर देन 350 पीपल लाइव, ओनली 100 लाइक्स। ओके ओके ओके, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, मैं देख रहा हूँ। भगवान सब कुछ देख रहा है। चलो चलो, हम लोग अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। नाउ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द नोट्स विथ यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। एक बार तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप भी जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर तुम लोगों को दोनों नोट्स मिल जाएंगे, कल के रेजिडेंशियल स्टेटस के भी मिलेंगे और अभी के हाउस प्रॉपर्टी के भी मिलेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस है हाउस प्रॉपर्टी के। 7 क्वेश्चंस वेयर आई हैव कवर्ड द एमसीक्यूज एज वेल। सो ये लास्ट डे के लिए भी तुम लोग रेफर कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हो दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, ये थोड़े से पहले दो क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस है, सो थोड़ा सा फोकस रखना, अदरवाइज अगर फोकस नहीं रहेगा तो नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे पहला पॉइंट बोला है, मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस ऑन अ पीस ऑफ लैंड परचेस्ड बाय देम एट मुंबई। ठीक है, उनके पास क्या है? पीस ऑफ लैंड है इन मुंबई। द बिल्ट अप एरिया ऑफ ईच हाउस वाज 1500 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर एंड एन इक्वल एरिया इन द फर्स्ट फ्लोर। मतलब उनका 1500 का हाउस है, वो इक्वल ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर वाला। बाद में रमेश स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन दिस, कंप्लीटेड ऑन दिस। सुरेश स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन दिस, कंप्लीटेड ऑन दिस। रमेश ऑक्यूपाइड। नाउ प्लीज एक बार समझना, एक चीज प्लीज समझना। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना जिसमें पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन ए, पर्सन बी, इसके बारे में बात करते हैं, कभी भी याद रखना, यू फर्स्ट फोकस ओनली एंड ओनली अबाउट वन पर्सन। मतलब अगर पहले रमेश का बात किया है ना, तो सब कुछ रमेश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब दिस इज व्हाट आई यूज टू फॉलो, यार क्या एग्जैक्टली होना चाहिए। देखो, मिस्टर रमेश इधर है, बराबर, उसके बाद उसका घर है। ठीक है, रमेश स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 14/0/22 एंड कंप्लीटेड ऑन 14/23। ठीक है, ये रमेश का इन्फॉर्मेशन हो गया। बाद में वापस सुरेश का आ गया, तो वो इग्नोर करेंगे अभी के लिए। रमेश ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस ऑन 14/23, वापस ये रमेश का इन्फॉर्मेशन आया। तो क्या होता है ना, अदरवाइज इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसमें क्या करना है, रमेश कौन सा, सुरेश कौन सा। इसकी वजह से हम लोग बहुत स्पेसिफाइड रखेंगे, भाई उसका एक घर था, ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ये डेट पे हुआ था, कंप्लीटेड ये डेट पे हुआ था, और उसने ऑक्यूपाई कब से किया घर? 14/23 से किया। ठीक है, आगे का इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है? आगे का इन्फॉर्मेशन लिखा है कि भाई सुरेश का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे देखो, सुरेश ऑक्यूपाई। ठीक है, हाउएवर द टेनेंट, वो भी सुरेश का इंफॉर्मेशन दिया है। तो नीचे उन्होंने बात किया है, नीचे उन्होंने बात किया है, एक सेकंड ना। हाँ, रमेश ऑक्यूपाइड द सेम सेम हाउस बोला ना, रमेश ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस ऑन 14/23। मतलब कहने से दिस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एवरीबडी। इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एवरीबडी, यस, परफेक्ट। नाउ वो फ्लोर का इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब वो जो ग्राउंड फ्लोर एंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर था, उसका इंफॉर्मेशन दिया है। और उधर उन्होंने बोला कि फेयर रेंट दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है। तुम लोग ही मुझे बताओ, अगर मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मेरा एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो यार सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मुझे फर्क पड़ता है क्या फेयर रेंट क्या है? मुझे फर्क पड़ता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है? मुझे फर्क पड़ता है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या है? नहीं, बिकॉज माई एनएवी इज इक्वल टू जीरो। क्या जीरो होता है? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे एक ही चीज का फर्क पड़ेगा, दैट इज लोन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके लिए भी हम लोगों को एक एक चीज पहले देखनी पड़ेगी। एक चीज उसके लिए देखनी पड़ेगी कि भाई ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं है। तो वो नीचे देखो एक बार, नीचे मैंने एक चीज लिखी है, assume that no assessee has been shifted out, sorry, assume that the assessee has been shifted out of the default tax regime। मतलब वो शिफ्टेड आउट हुआ है, इसके वजह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रमेश का बात कर रहे हैं ना। तो देखो, रमेश हैज अवेल्ड अ हाउसिंग लोन ऑफ 20 lakhs एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 1/4/2022। मुझे बताओ उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी हुआ था? कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट कभी हुआ था? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1/4/23 को, 1/4/23 को कंप्लीट हुआ था, बराबर है। तो कहना से उसका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अगर मैंने देखा, प्री कंस्ट्रक्शन अगर पीरियड देखा, दैट इज 1/4/23 के पहले वाला।
दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन, बराबर। एंड 1/4/23 के बाद वाला जो होगा वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। एकदम इजी है, बराबर है, ओके ठीक है, ये भी ठीक है। उन्होंने बाद में कुछ लिखा है क्या कि नो रीपेमेंट वाज मेड टिल 31/3/24 एंड कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर रमेश एंड सुरेश फॉर प्रीवियस ईयर 23/24। कहने से दिस इज वेरी सिंपल, बिकॉज अगर सिर्फ रमेश का बात किया तो रमेश का मुझे समझा कि भाई एनएवी 0 है, मैंने तुम लोगों को इधर लिखा भी है, देखो। रमेश का अगर मैंने सिर्फ बात किया तो मुझे एक चीज समझता है कि भाई एसओपी है, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसका एनएवी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, बराबर। अभी इंटरेस्ट कंप्यूट करना है मुझे। अभी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए मेरा लोन लिया कभी था, देखो ना एक बार क्वेश्चन में, देखो ना लोन लिया कभी था। लोन लिया था 1/4/22 को। कहने से 1/4/22 से लेके 1/4/23 तक मैं इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा प्री कंस्ट्रक्शन के लिए। 1/4/22 से लेके 1/4/23 तक मैं इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा प्री कंस्ट्रक्शन के लिए, बराबर एवरीबडी। सो मैं ये जब भी कंप्यूट करूंगा, कहने से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल बी 1/4/22 टू 1/4/23 एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन विल बी 1/4/23 के बाद, ओके। अभी प्री कंस्ट्रक्शन कितना करेंगे, कैलकुलेटर पे करो एक बार। 20 lakhs का लोन है, उस पे 12%। 20 lakhs का लोन है, उस पे 12%, वो कितना आएगा 240। वो कितना आएगा 240, और 240 करेंगे, और ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा हम लोग वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बाइफरकेट करेंगे, और मुझे सिर्फ 1/5 का डिडक्शन फर्स्ट ईयर में मिलेगा। सो 2,40,000 अपॉन 5 कम्स टू व्हाट, 48,000, बराबर। एंड अगर पोस्ट कंस्ट्रक्शन का बात किया तो वही एक साल है, 20 lakhs इंटू 12%। कैन आई से दिस आंसर कम्स टू 2,40,000 रुपीज। सो टोटल इंटरेस्ट का बात किया तो टोटल इंटरेस्ट कम्स टू 2,88,000, बराबर एवरीबडी एकदम करेक्ट है। तो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज। ये जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो कब तक होगा, 2 लाख रुपीज तक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, बराबर है। तो इसकी वजह से मेरा जो इधर का आंसर है एनएवी 0 माइनस 24B का जो डिडक्शन है दैट इज 2 लाख रुपीज, एंड द लॉस विच आई विल गेट दैट इज ऑफ रमेश ऑफ 2 लाख ना। तुम लोगों को समझा। अभी मैंने अलग अलग जब भी कंप्यूटेशन किया, रमेश का अलग, सुरेश का अलग, हम लोगों को ना बहुत सारी चीजें इजीली समझ में आना चालू हो जाती है, बिकॉज वी आर थिंकिंग ओनली एंड ओनली फॉर रमेश राइट नाउ, राइट एवरीबडी क्लियर। तो ये रमेश का आधा कंप्यूटेशन हमारा कंप्लीट हो गया, बराबर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सुरेश। आ जाओ इधर, वेरी गुड एवरीवन। सुरेश पे आते हैं। सुरेश के लिए इधर बात करता हूं, मिस्टर सुरेश, करेक्ट है। कंस्ट्रक्टेड दैट हाउस एंड एवरीथिंग वो सेम रहेगा। अभी मैं अलग पेन से लिखता हूं। Suresh started the construction on 1/4/22 and completed the construction on 36/23. 36/23 तो अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कैन समवन टेल मी कि व्हाट विल बी द पीरियड फॉर प्री कंस्ट्रक्शन। कहने से मैंने बोला था कि जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है वो दिन पे खड़े रहो, और पीछे देखो, पीछे पीछे तुम लोगों को कौन सा 31 दिख रहा है, 36/23 को खड़ा रहने के बाद 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 के पहले का पीरियड जो होगा दैट इज गोइंग टू बी योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। देखो ना, 31 मार्च 23 के पहले का पीरियड इज प्री, एंड 31 मार्च 23 के बाद का पीरियड इज सिंपल है, बराबर, ओके। नाउ अभी सुरेश का बात कर रहे हैं। सुरेश ऑक्यूपाइड द ग्राउंड फ्लोर ऑन 1/7/23 and let out the first floor on a rent of 15,000 per month. We will simplify everything with this example, like with this diagram. तो उसके पास ये जो घर था, ये घर में से उसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो उसने ऑक्यूपाई किया, दैट इज एसओपी, एंड ऊपर का जो था वो एलओपी था, बराबर। ये जो एसओपी था वो कब से उसने ऑक्यूपाई किया, 1/7/23 से ऑक्यूपाई किया, बराबर है, ओके। एंड एलओपी के लिए जो दिया था उसने रेंट पे, वो रेंट पे एलओपी दिया था उसने 15,000 रुपीज पर मंथ, बराबर है। तो एसओपी नीचे का हाउस दिया फ्रॉम 1/7 ऑक्यूपाई किया फ्रॉम 1/7/23, एंड ऊपर का जो एलओपी था वो लेट आउट किया था 15,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, एकदम सिंपल। अभी देखो, हाउएवर द टेनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31/12/23, मतलब ये जो 15,000 था, कैन आई से दैट फ्रॉम 1/7 का ही बात है। कैन आई से ये 1/7 के बाद ही होगा, बिकॉज उसका कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीटली 36/23 को हुआ है तो उसका 1/7 के बाद ही ऑक्यूपेशन हुआ ना, जो हुआ है वो, तो लेट आउट भी 1/7 के बाद ही हुआ होगा, बराबर। तो कितने महीने के लिए इट वॉज लेट आउट, जुलाई, अगस्त,
September, October, November, December. Can I say 6 months, everyone? Can I say for 6 months it was let out, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने वो सेल्फ ऑक्यूपाई करके किया. सो लेट आउट था, और ये था वो टिल 31 December तक था, तो ये 6 months के लिए था सिर्फ. और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने सेल्फ ऑक्यूपाई किया फ्रॉम 1st of Jan. ओके, ठीक है. सो कैन आई से आई विल हैव टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस हियर एज वेल. नंबर वन फॉर एलओपी, एंड आफ्टर दैट एसओपी, वो वाला, एंड नीचे वाला एसओपी. तो ये हम लोग बाद में करते हैं, ये हम लोग बाद में करते हैं. सबसे पहले हम लोग एलओपी वाला पार्ट करते हैं. ओके, सब लोग इधर ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान देना. देखो ना एलओपी का क्या सीन है. लेट आउट प्रॉपर्टी किया था फ्रॉम 1723 टू 31/12/23, बराबर. सेल्फ ऑक्यूपाइड आफ्टर 31/12/23. तुम लोगों को एक चीज मालूम होगा कि अगर जीएवी कंप्यूट करते वक्त क्या क्या कंसिडर करते हैं, व्हेन इट इज लेट आउट फॉर सम पीरियड एंड इफ इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारा जीएवी कैसे कंप्यूट होता है. हमारा जीएवी कंप्यूट होता है, जीएवी इज इक्वल टू, अब मेरे से जो भी सीखा है वो सिचुएशन 4 ध्यान दो क्या था. जीएवी इज इक्वल टू योर एक्सपेक्टेड रेंट और योर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, विच एवर इज हायर. बराबर है, परफेक्ट एकदम. तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड तो मुझे मालूम है 15,000 रुपीज इंटू 6, बराबर. अभी एक्सपेक्टेड रेंट मुझे निकालना है. अभी ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाले, देखो उसके लिए नीचे इंफॉर्मेशन दिया है. देखो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए क्या चाहिए मुझे, MFS चाहिए. एम मतलब क्या दोस्त, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट. नाउ बेसिस दिस इंफॉर्मेशन आई डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड रेंट, तो मैं ये कट कर देता हूं. स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं. म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर विल बी द अमाउंट, बराबर. तो देखो कैसे इंफॉर्मेशन दिया है, वी नीड टू बी अ बिट केयरफुल हियर. फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, ग्राउंड फ्लोर स्लैश फर्स्ट फ्लोर, मतलब एवरी यूनिट का इंफॉर्मेशन है. मतलब ग्राउंड फ्लोर का भी इंफॉर्मेशन है एंड फर्स्ट फ्लोर का भी इंफॉर्मेशन. ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि सबका एक है. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट. सो इट इज व्हाट 1 लाख पर एनम. एवरी यूनिट का फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इट इज 1 लाख पर एनम. एकदम बराबर. म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इट इज गोइंग टू बी व्हाट 72,000 पर एनम. कैन आई से फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू का विच एवर इज हायर आएगा, बराबर. सो विच एवर इज हायर कम्स टू व्हाट 1 लाख रुपीज. सो हमेशा यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, जो हम लोग इधर कंप्यूट करेंगे ना, जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर. जब भी पार्ट इज लेट आउट and part is self-occupied. In this case, please try to understand. We take expected rent for the entire year, and actual rent received for will be for that particular period जो let out किया था, बराबर है. बट इधर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी मुझे प्रॉपर्टी मिला है, वो प्रॉपर्टी मिला पूरे साल के लिए है क्या, नहीं. मुझे प्रॉपर्टी मिला ही कब से है, मुझे प्रॉपर्टी मिला है फ्रॉम 1/7/23 से. So please try to understand, the property is with me from 1/7/23 till 31st of March 2024, which means that will be only for 9 months. So whenever you are computing the expected rent, we usually compute the expected rent for 12 months. But here, since I did not have the property till 1/7/23, my expected rent will be computed only and only for 9 months. Only and only for 9 months. This is a very, very, very important part which you should understand. करेक्ट, बिकॉज मुझे प्रॉपर्टी ही मिला कभी 1/7 से, इसके वजह से मेरा 9 मंथ्स के लिए एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जाएगा. सो माई एक्सपेक्टेड रेंट विल बी व्हाट, देखो 12 मंथ्स का नहीं होगा, 9 मंथ्स का होगा. एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 1 लाख इंटू 9/12, बराबर, विच इज 75,000 रुपीज. और अगर एक्चुअल रेंट का बात किया तो इट इज गोइंग टू बी 15,000 इंटू 6 months, right? That is 90,000, and whichever is higher comes to 90,000. I hope that you are clear with the concept of GAV at least. बराबर. अभी GAV तो आ गया कितना, 90,000 रुपीज. अभी आ जाओ, माइनस क्या करना है मुझे, म्यूनिसिपल टैक्सेस करना है. तो मुझे बताओ, ये हम लोग सुरेश का कंप्यूट कर रहे हैं. सुरेश का 8,000 रुपीज इज अ म्यूनिसिपल टैक्स. बट देखो इधर उन्होंने एवरी यूनिट का बात नहीं किया. उन्होंने बोला 8,000 रुपीज इज म्यूनिसिपल टैक्स, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों का है. ये उन्होंने स्पेसिफाई किया था ऊपर ग्राउंड फ्लोर स्लैश फर्स्ट फ्लोर, पर नीचे उन्होंने स्पेसिफाई किया है क्या, नहीं. विच मीन्स 8,000 इज फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी. तो मुझे तो सिर्फ किसका चाहिए, फर्स्ट फ्लोर का चाहिए, बराबर. और इसके वजह से
हम लोग 8,000 रुपीज इंटू 1/2 करेंगे, बराबर। तो इसमें आंसर कितना आएगा? 8,000 इंटू 1/2 मतलब 4,000। सो जीएवी था 90,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000, नेट एनुअल वैल्यू इज गोइंग टू बी 86,000। ठीक है, उसके बाद मैं दो डिडक्शंस करूंगा, 30% फ्लैट डिडक्शन, ये आ गया। अभी इंटरेस्ट का बात करते हैं। सब लोग प्लीज इधर देखना, ये इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैं अनोटेड पीडीएफ दे दूंगा, डोंट वरी, आई विल डू इट। ठीक है, कुछ टेंशन मत लेना। Suresh has availed a housing loan of 12 lakhs at the rate of 10% per annum on 1/7/22। अभी 1/7/22 को उसने क्या किया है? लोन लिया है। मुझे कैन आई से दैट, अगर मैंने बात किया तो ये प्री कंस्ट्रक्शन इतना ही रहेगा ना, सेम 1/4/23 तक। कैन आई से दैट माई प्री कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी फॉर 12 months, माई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल बी ओनली फॉर 9 months। आई होप यू आर क्लियर, बिकॉज ये स्टार्ट ही कब से होगा? 1/7/22 से तो लिया हुआ है लोन। तो 1/7/22 से लेके 1/4/23 तक कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स होते हैं। तो 9 मंथ्स के लिए प्री कंस्ट्रक्शन और बाकी का 12 मंथ्स के लिए पोस्ट कंस्ट्रक्शन, बराबर। तो मैं नीचे आऊंगा, जस्ट दिखाता हूं तुम्हें। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल बी फ्रॉम 1/7/22 टू 31/3/23 एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड विल बी ऑन और आफ्टर 1/4/23। सो प्री कंस्ट्रक्शन कितना आएगा? 12 लाख का लोन था, सो 12 lakhs इंटू 10% इंटरेस्ट आया, इंटू 9/12, बराबर। सो 90,000 रुपीज इज गोइंग टू बी द आंसर। बट हम लोगों को पूरा का पूरा मिलता है क्या? नहीं। 90,000 रुपीज अपॉन 5 करूंगा तो मुझे प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी 18,000, बराबर। पोस्ट कंस्ट्रक्शन का एकदम सिंपल है, 12 lakhs इंटू 10%, बराबर। सो इट विल कम टू 1,20,000, करेक्ट। सो टोटल इंटरेस्ट कितना है? 1,38,000। इज एवरीबडी गेटिंग द इंटरेस्ट एज 138? एक नंबर, आई कैन सी सम आंसर्स। 138, 138। इज एवरीबडी गेटिंग द आंसर एज 138? एवरीबडी, जो 138 इंटरेस्ट आया है दैट इज गोइंग टू बी फॉर द एंटायर हाउस। हम लोगों को सिर्फ एलओपी का चाहिए, ऊपर वाला, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अपॉन 2 करेंगे। तो माई आंसर कम्स टू व्हाट? 69,000 रुपीज। तो ये दोनों का इंटरेस्ट बन जाएगा 69,000। ओके, सो 86,000 आया एनएवी, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, इंटरेस्ट 69 का माइनस किया, आई एम लेफ्ट विथ 8,800 रुपीज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो एलओपी का है। अगर एसओपी का बात किया, एनएवी एनीवे जीरो, बराबर। माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट कितना आएगा? 69,000 का इंटरेस्ट है, दोनों का सेम आएगा ना। सो मेरा लॉस कितना आएगा? 69,000। और ये तुम्हारा आंसर है, हो गया। सो हम लोग ने रमेश का भी देखा एसओपी के केस में, सुरेश का भी देखा जिसके अंदर हम लोगों का सब कुछ कवर्ड है, मतलब सिचुएशन 4, मतलब थोड़ा सा लेट आउट है और थोड़ा सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तभी क्या कंसीडर करते हैं? तभी कंसीडर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट यूजुअली इज फॉर 12 मंथ्स और एक्चुअल रेंट जितने महीने के लिए होगा। बट इधर ये भी सीखा कि भाई अगर मुझे प्रॉपर्टी ही मिडल ऑफ द ईयर मिला है तो एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का क्यों आएगा? इसके लिए एक्सपेक्टेड रेंट विल बी ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड जब से मुझे प्रॉपर्टी मिली है, और वो मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन दिखता है, बट इफ दिस क्वेश्चन कम्स जस्ट किल दिस क्वेश्चन, मजा आएगा। सर इसका क्या किया? इसका क्या करना है? ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कुछ नहीं करना है भाई। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का तो कुछ हम लोग करते ही नहीं है, बिकॉज इट इज गेटिंग ऑलरेडी गेटिंग कवर्ड अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब वो 24A का जो डिडक्शन है ना, उसमें कवर ऑलरेडी कवर सब कुछ हो जाता है। इसके लिए सेपरेट डिडक्शन हम लोग नहीं लेते, बराबर। कैन वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? पानी पी लो फटाफट। ओके, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब कितने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज हो गए। एलओपी का हो गया, एसओपी का हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन हो गया, पोस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, मां कसम सब कुछ हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट का पॉइंट हो गया, सब कुछ अपना एक एक क्वेश्चन में काफी सारा अच्छे से कवर हो गया। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है देन योर नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो, मिस्टर शैलेश कंस्ट्रक्टेड अ हाउस ऑन इन फाइनेंशियल ईयर 17-18, ठीक है, विथ 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स।
ठीक है, तो उसके पास 3 यूनिट्स थे। सिंप्लीफाई एवरी सेंटेंस, ओके। बड़ा क्वेश्चन देख के आज से आगे कोई डरेगा नहीं, सीधा जाके फोड़ेगा। ठीक है, आज से कोई भी डरेगा नहीं। और बड़ा क्वेश्चन हो तो क्या हुआ, हम लोगों को तो फंडामेंटल्स क्लियर है ना, तो डरने का नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 यूनिट 1 जो था वो 50% फ्लोर एरिया था, वो लेट आउट किया था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। क्या बात है, वो लेट आउट किया है विद मंथली रेंट ऑफ 20,000। ठीक है, रेंट ऑफ जैन 24 कुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द टेनेंट। उसने क्या किया, छपरी ने जैन जैन मंथ का उसने पैसा दिया ही नहीं। एंड नोटिस टू वेकेट द यूनिट वाज गिवन टू द टेनेंट। ठीक है, सो जो रियलाइज नहीं हुआ है पैसा, अनरियलाइज रेंट, वो मैं माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, नो अदर प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर शैलेश इज ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट। वेरी गुड। ठीक है, यूनिट 1 रिमेन्स वेकेंट फॉर फेब्रुवरी एंड मार्च। उसने यूनिट 1 वेकेंट रहेगा ऐसे बोल दिया। बेसिकली अगर मैंने बात किया तो उसने लेट आउट किया था फ्रॉम अप्रैल टिल जैन। फेब एंड मार्च वैसे भी वेकेंट था, और जैन मंथ का साले ने मुझे क्या नहीं दिया, रेंट अब तक नहीं दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी आई विल चेंज द कलर। यूनिट 2 जो था, 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय शैलेश फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। बराबर, वो बिजनेस के लिए यूज किया है। जो यूनिट 2 जो यूज किया वो 25%। अभी अगेन आई विल चेंज द कलर। यूनिट 3 जो था इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ हिज रेसिडेंस, मतलब ये एसओपी हो गया। यानी से यूनिट 1 इज एलओपी, यूनिट 2 ये पीजीबीपी वाला हो गया, बिजनेस वाला, एंड यूनिट 3 जो है वो मेरा बन गया एसओपी। बराबर। सो अगर मैंने सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया, कैन आई से आई विल गेट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यूनिट 1 इज एलओपी 50%। यूनिट 3 में इधर लिख दिया बिकॉज वो एसओपी था, तो हाउस प्रॉपर्टी का एक साथ हो जाएगा। यूनिट 3 25, एंड जो बाकी का जो यूनिट 2 है वो बिजनेस के लिए मैंने यूज किया। बराबर, अभी हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स फोकस ओनली एंड ओनली ऑन एलओपी फर्स्ट। ठीक है, नीचे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है देखो एक बार। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट रिपेयर दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया है, फलाना है, ढिमकाना दिया है, और ये इनकम ऑफ शैलेश फ्रॉम बिजनेस भी दिया है। ठीक है, पूछा क्या देखो, डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर शैलेश फॉर AY 24-25 if he opts to be taxed under section 115 BSC। 115 BSC के लिए उसने ऑप्ट किया है तो क्या होगा इज द क्वेश्चन। अभी देखो, प्लीज इधर समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यूनिट नंबर 1 एसओपी एलओपी का बात करते हैं। एलओपी के केस में कितना महीना, आराम से देखो, कब से कब तक वो लेट आउट किया था। जैन तक किया था। उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया भाई, फेब एंड मार्च लेट आउट नहीं किया था। भाई फेब एंड मार्च लेट आउट नहीं किया था, मतलब कहना है 1/4/20 क्या थे, 1/4/23 से लेके 31/1/2024 तक ये क्या हुआ था, लेट आउट किया था। बराबर, एंड 1/2/2024 से लेके 31/3/2024 ये एसओपी है। एसओपी नहीं, सॉरी सॉरी, वेकेंट है, ये है वेकेंट। बराबर, परफेक्ट एकदम। तो कितना रेंट था, 20,000। सो रिसीवेबल कितना है, रिसीवेबल, रिसीवेबल विल बी फॉर 10 months एवरीबडी। रिसीवेबल 20,000 इंटू 10 इज रिसीवेबल, जितना मिलना चाहिए। बट मुझे एक महीने का रेंट नहीं मिला, तो कहने से इट विल लुक लाइक दिस। माई एक्चुअल रेंट विल बी अप्रैल टू जैन, सी लेट आउट किया था, एंड फेब एंड मार्च वेकेंट था, तो रिसीवेबल इज 2 lakhs माइनस एक मंथ का रेंट दैट इज 20,000। माई टोटल एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज गोइंग टू बी 1,80,000। बराबर एवरीबडी। अभी देखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट कितना है। अभी एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मुझे चाहिए MFS, एम एफ विच एवर इज हायर एंड एस विच एवर इज लोअर। ठीक है, एम लिखा है क्या, देखो, एम लिखा है 288, फेयर रेंट लिखा है 298, एंड स्टैंडर्ड रेंट लिखा है 278। अभी हम लोग गलती क्या करेंगे, हाँ ठीक है चलो कंप्यूट कर दिया। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कम्स टू 298, दिस अमाउंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर कम्स टू 278। ओके, आके लिख दिया 278। नहीं भाई, ये तो सिर्फ एलओपी प्रॉपर्टी का ही मुझे चाहिए, तो आई वॉन्ट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। आई वॉन्ट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। ये गलती लोग करते हैं, प्लीज ये गलती मत करना, प्लीज ये गलती मत करना। सो 278 का 50% कम्स टू 1,39,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हो गया, 1,80,000। ओके,
नाउ अगर तुझे याद होगा तो हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सम पीरियड एंड इफ इट इज वेकेंट फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड, अगर वो वेकेंट होगा बाकी के पीरियड के लिए, देन इन दैट केस हम लोग देखते हैं whether my actual rent is lower than expected rent due to vacancy or no. I will check whether my actual rent is lower than expected rent due to vacancy or no. But in my case, my actual rent received is actually not lower than expected rent. It is not lower than expected rent. And that's why I will consider this only. तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है ना वो. बराबर अगर ये 1,99,000 होता, अगर ये 1,99,000 होता तो हम सोचते कि क्या करना है बाद में वो ड्यू टू वेकेंसी माई, तो वो अभी करने का जरूरत है ही नहीं. तो कैन आई से एंटायरली 1,80,000 इज गोइंग टू बी माई GAV. तो मेरा GAV कितना बन गया दोस्त? 1,80,000. EGPG. ओके ओके, ये हो गया कंप्लीट. अभी म्यूनिसिपल टैक्सेस लेने हैं. अभी देखो इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस का इंफॉर्मेशन है, देखो ना. म्यूनिसिपल टैक्सेस 30,000 रुपीज जो पे किया है शैलेश नहीं, मतलब बराबर उसको डिडक्शन मिल जाएगा. तो 30,000 का भी 50% करूं, आई विल गेट द डिडक्शन ऑफ 15,000. वेरी गुड. बराबर ये 1,65,000 इधर आ गया. बाद में 30% माइनस इधर करेंगे. करेक्ट. और बचे बचा क्या हमारा? इंटरेस्ट. अब ये इंटरेस्ट किधर लिखा है क्या कुछ? सीधा उन्होंने इंफॉर्मेशन ही दे दिया. उन्होंने बोला कि भाई तू इतना टाइम पास मत कर, अभी मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. सो 90,000 रुपीज सीधा क्या है? तुम्हारा इंटरेस्ट है. सो उसका 50%, दैट इज 45,000. सो टोटल मेरा 45,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल गया. टोटल 70,500 मेरा आंसर आ गया. LOP का इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर विथ LOP पार्ट? इज एवरीबडी क्लियर विद द LOP पार्ट? बेस्ट. अभी आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज हाउस, मतलब यूनिट 3 जो SOP था वो सिर्फ 25% ही था. अभी SOP के केस में प्लीज समझना, SOP के केस में मेरा उन्होंने स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि ये किसमें किसमें आया है, 115 BSE में आ चुका है. बराबर. अगर ये 115 BSE में आ चुका है मतलब उसको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलेगा. सो दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज वेरी सिंपल. NAV जीरो एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज ऑल्सो जीरो. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना बन गया दोस्त? इट इज गोइंग टू बी जीरो. बिकॉज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का 115 PSE के अंदर डिडक्शन नहीं मिलता है. तो अगर डिडक्शन नहीं मिलता है तो आई विल नॉट गेट एनीथिंग हियर. ये भी सिंपल हो गया. बराबर. ठीक है. अभी यूनिट नंबर 2 पे आते हैं. अभी यूनिट नंबर 2 क्या है? बिजनेस के लिए यूज हो रहा है. तो जो भी मुझे पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम PGBP जाएगा. ठीक है. अभी उन्होंने एक्सपेंडिचर का तो इंफॉर्मेशन दिया कि भाई देखो यूनिट नंबर 2 जो है वो 25% इज यूज बाय शैलेश फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस. और ये जो यूज कर रहा है उसमें से उसने पैसा कमाया, मतलब बिजनेस इनकम कमाया. इधर तक उसने लिखा था ना, हाँ जो 2,40,000 ये उसका बिजनेस इनकम है. 240, मतलब विदाउट डिडक्टिंग डेबिटिंग हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस. तो कहने से 240 में से मेरे जो जो खर्चे हुए वो सब माइनस करूंगा मैं. 240 में से जो जो खर्चे हुए वो सब माइनस करूंगा मैं. 100% माइनस करूंगा. तो 240 में से क्या क्या रिड्यूस होगा? देखो ना. 240 में से सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्स रिड्यूस होगा टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ओनली. रिपेयर्स रिड्यूस होगा. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रिड्यूस होगा. बाद में ग्राउंड रेंट रिड्यूस होगा. बाद में फायर इंश्योरेंस रिड्यूस होगा. तो ये 5 चीजें तो मुझे दिख रही है, जो 5 चीजें मेरे इनकम में से रिड्यूस होने वाली है. एंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. देखो एक बार. 2,40,000 में से 5 चीजें रिड्यूस हो गई, 1, 2, 3, 4 एंड 5. बट जो भी ये है, दिस इज गोइंग टू बी वॉट 25% ऑफ द मेन वैल्यू. सो टोटल मेरा PGBP कितना बन गया? 1,91,750 बन गया. बराबर. तो PGBP इज 191,750. हाउस प्रॉपर्टी का बात किया तो लेट आउट इट इज गोइंग टू बी 70,500. एंड हाउस प्रॉपर्टी का अगर SOP का बात किया इट इज गोइंग टू बी जीरो. इज एवरीवन क्लियर विथ दिस बिग क्वेश्चन, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? सुपर.
आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मिस्टर कमल, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ये कौन है? RNOR। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 25-26 ही ओन्स 2 हाउसेस, वन इन दुबई एंड अनदर वन इन मुंबई। उसके 2 हाउसेस है, एक दुबई में एक मुंबई में। द हाउस इन दुबई इज लेट आउट देयर एट वट एवर अमाउंट एंड द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अभी देखो, मुझे बताओ RNOR के लिए क्या टैक्सेबल होता है? RNOR के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है और 2 स्पेसिफाइड फॉरेन इनकम टैक्सेबल होता है, बराबर। सो अगर देखा तो दुबई का जो प्रॉपर्टी है वो अक्रूड तो आउटसाइड इंडिया हुआ है, जो रेंट मिला है, बट इन्होंने बोला है एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। कैन आई से इट विल ऑटोमेटिकली बिकम इंडियन इनकम एवरीबडी? यस। सो इंडियन इनकम मतलब ये दुबई का प्रॉपर्टी भी मुझे उसका क्या मिल जाएगा दोस्त? डिडक्शन, सॉरी, मुझे उसका क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर है। वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज माई इनकम। ठीक है, तो ये लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में रेंट बता दिया कि 20,000 पर मंथ। सो कैन आई से मेरा GAV, और कुछ तो उन्होंने लिखा नहीं है, GAV विल बी 20,000 रुपीज इंटू 22। ये मेरा INR में GAV आ गया, बराबर है। अभी देखो, ही हैड पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 2,500 एंड सीवरेज टैक्स ऑफ 1,500 देयर। उधर उसने क्या किया? म्यूनिसिपल टैक्स पे किया। अगर उसने उधर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है तो कहने से उसको भी डिडक्शन मिलना चाहिए, म्यूनिसिपल टैक्स और सीवरेज टैक्स जो भी है। तो इधर कहने से इट इज गोइंग टू बी 4,000 रुपीज इंटू 22 होगा, सॉरी 4,000 DHS इंटू 22 होगा। तो ये मेरा क्या बन गया? मुझे क्या मिल जाएगा? NAV मिल जाएगा। NAV से मैं क्या रिड्यूस करूंगा? 24A का इंटरेस्ट रिड्यूस कर, 24A का डिडक्शन रिड्यूस करूंगा, बराबर। अभी आते हैं आगे। द हाउस इन मुंबई सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। और आई कांट सी एनी, एक मिनट में देखता हूं कि दुबई प्रॉपर्टी जो है वो कुछ लोन पे लिया था क्या? नहीं, दुबई प्रॉपर्टी नहीं, आगे का मुंबई का ये बात। सो ये आ गया। सो बेसिकली तेरा ये इन्फॉर्मेशन का आंसर आ जाए। सो जस्ट दुबई प्रॉपर्टी अगर मैंने देखा तो देखो ना कैसे होता है। दुबई प्रॉपर्टी के केस में सबसे पहले क्या किया हम लोग ने? 20,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स। अरे हाँ, ये 12 मंथ्स नहीं किया मैंने, इंटू 12 है। 20,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स, मेरे से मिस आउट हो। 20,000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 22 कम्स टू व्हाट? 52,80,000, बराबर। लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस करूंगा मैं, 4,000 रुपीज, वो टोटल म्यूनिसिपल टैक्स है, इंटू 22, सो इट कम्स टू 88,000। तो 52 माइनस 88 कम्स टू व्हाट? 51,92। इसमें से मैं 30% NAV माइनस करूंगा एंड आई विल बी लेफ्ट विथ व्हाट? आई विल बी लेफ्ट विथ 15 lakhs, नहीं, 36 lakhs, 34,400, एकदम बराबर। इधर तक प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे? मुंबई का प्रॉपर्टी का देखना चालू करते हैं। अभी देखो इधर, मैं अलग पेन यूज कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देना इधर। द हाउस इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, भाई सिंपल कंप्यूटेशन होना चाहिए। एंड ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज, तो 10 लाख रुपीज टू कंस्ट्रक्ट द हाउस ऑन 1/4/21 को लोन लिया एट द रेट ऑफ 12%। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31st of May 2023। मुझे कोई बता सकता है प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड कब एंड होगा? अगर ये दिन पे कंप्लीट हुआ है तो कहने से प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड एंड कभी होगा मालूम है? 31st of March 2023। इसका पीछे वाला इस प्री, इसके आगे वाला इस पोस्ट। अगर ये क्रैक कर दिया ना, आगे का कंप्यूटेशन कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ये लिया कभी था लोन? 1 जून 21 को लिया था, 1 जून 21 से लेके 31/3/23 तक इंटरेस्ट आएगा। ओके, कितना अमाउंट है? 10 lakhs। कंप्यूट करोगे? 10 lakhs इंटू 12% इंटू जितने भी मंथ्स है। प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे? द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31st May एंड ही ऑक्यूपाइड द हाउस ऑन 1st June। द एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st। द प्रॉपर्टी टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेकंड हाउस इज 2,400। हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया? बिकॉज अपना तो NAV 0 है, बराबर। तो सीधा हम लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट ही कंप्यूट करना है। अभी देखो ना, इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए प्री कंस्ट्रक्शन का अगर मैंने बात किया
तो ऐसा कुछ आ रहा है फ्रॉम 1/6/21 1 जून 21 से लेके 31/3/20 ये कितने मंथ्स हो गए 22 मंथ्स हो गए बराबर तो कंप्यूटेशन कैसे होगा अभी अगर तुम लोगों को और सिंप्लीफाई करना है अगर 22/12 नहीं समझते देन इन दैट केस इधर ऐसा करो 21/22 10 lakhs इंटू 12% इंटू 9/12 ये इधर आ गया नाउ 22/23 के केस में इट इज गोइंग टू बी 10 lakhs इंटू 1/6 है ना ये 10 आएगा इंटू 12/12 अगर तुम लोगों को फाइनेंशियल ईयर वाइज इजी लगता है तो वैसे करो अपना आंसर चेंज नहीं होने वाला है ये दोनों का मिला के माई आंसर कम्स टू 2,20,000 बराबर और अपॉन 5 करूंगा तो आई विल गेट द आंसर एज 44 बराबर एकदम सिंपल ओके ये तो प्री कंस्ट्रक्शन हो गया पोस्ट कंस्ट्रक्शन सेम आएगा 10 लाख इंटू 12% मतलब तो ये कितना है 120 एंड प्री कितना आया 144 टोटल मेरा जो इंटरेस्ट आया दैट इज गोइंग टू बी 1,64,000 तो ये लूंगा और मैं ऊपर जाके सीधा माइनस करूंगा एनएवी से एनएवी जीरो ही है वैसे ये माइनस करूंगा मेरा आंसर आएगा लॉस 1,64,000 so profit of 3634 and loss of 164 if I set off this loss I will be left with what I will be left with one answer of income from house property of 34 lakhs 70,000 34 lakhs 70,000 बराबर एकदम एवरीबॉडी राइट ओके तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 कम टू क्वेश्चन नंबर 4 कम टू क्वेश्चन नंबर 4 नहीं ना पोस्ट के केस में डेट क्यों कंसिडर करना प्री कंस्ट्रक्शन के बाद का डेट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं ना शाबाश चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं मिसेस रोहिणी रवि सी मेन पॉइंट तो प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन में ही है ना चलो देखते हैं मिसेस रोहिणी रवि अ सिटीजन ऑफ यूएस इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया ठीक है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 शी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट लॉस एंजलिस मतलब उसका एक हाउस प्रॉपर्टी है जो लॉस एंजलिस का है विच इज यूज एज अ रेसिडेंस मतलब ये एसओपी है मतलब एनएवी इज इक्वल टू जीरो The annual value of the house is $20,000. The value of one USD may be taken as 75. मुझे क्या फर्क पड़ता है यार अगर मेरा एसओपी होगा मुझे फर्क पड़ना चाहिए क्या कि उसका एनुअल वैल्यू कितना है उसका क्या है दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बराबर ये एसओपी है तो एसओपी इधर आ गया एनएवी जीरो आने वाला है बाकी उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन देने दो ठीक है दूसरा शी टुक द ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अ फ्लैट इन चेन्नई ऑन 1/7/24 मैं ऐसे ना बाइफर्केशन करता हूँ सब सॉरी ऊपर का ये जो लिखा है वो लॉस एंजलिस प्रॉपर्टी का लिखा है नीचे का लिखा है वो चेन्नई फ्लैट का लिखा है ऑन 1/7/24 वो क्या करता है वो क्या करती है ओनरशिप उस पोजेशन मिलता है उसको विच इज यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन वाइल शी इज इन इंडिया करेक्ट एंड द फ्लैट वॉज यूज बाय हर फॉर 7 months ओनली ड्यूरिंग द ईयर 31/3/25 year ended can I say this is also self occupied can I say this is also self occupied चेन्नई प्रॉपर्टी सो ये यूएस प्रॉपर्टी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है ये चेन्नई प्रॉपर्टी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड ठीक है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज गिवन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कुछ नहीं भाई कुछ नहीं करने का इसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन करके करूँ क्या मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए एसओबी के केस में दैट इज गोइंग टू बी माई 24B का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बराबर ओके ठीक है वो इंफॉर्मेशन अभी ये म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ये सब कुछ मैं इग्नोर करूंगा शी पेड द फॉलोइंग टू द कॉर्पोरेशन टैक्सेस ये भी इग्नोर करूंगा कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई वाला क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है अपने लिए शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक in June 22 for purchasing this flat and interest on loan was as under उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया कि पीरियड प्रायर टू 1/4/24 दिस वाज द इंटरेस्ट बाद में 1/4/24 से लेके 36/24 दिस वाज द इंटरेस्ट
1724 से लेके 31,325 दिस वाज द इंटरेस्ट। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी माई, चलो एक बार बताओ ना, व्हाट विल बी माई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? आई वांट एवरीबॉडी टू ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? सीवरेज टैक्स इज म्यूनिसिपल टैक्स ओनली। नाउ प्लीज समझना, you'll बी फाइंडिंग द पॉइंट कि सर इधर तो हम उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, वो कंप्लीशन का डेट ही नहीं दिया, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन का। यस, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन था ही नहीं, ये था परचेस। और जब भी परचेस होता है, जब भी तुम लोगों को पोजेशन मिलता है, वो मानना तुम लोग कंप्लीशन का डेट। कंप्लीशन का डेट क्या मानेंगे? जब भी तुम लोगों को पोजेशन मिलता है। पोजेशन कभी मिला? पोजेशन मिला 1724 को, तो यही दिन तुम लोगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट मान लो। सो इसका मतलब 17 को अगर पोजीशन मिला, वो दिन पे खड़े रहो। पीछे देखो, पीछे 31 ऑफ मार्च कौन सा है? 31 ऑफ मार्च 2024। तो 31 ऑफ मार्च 2024 के पहले वाला प्री एंड उसके बाद में वाला पोस्ट। अभी देखो नीचे, सो दिस इज गोइंग टू बी प्री एंड दिस इज गोइंग टू बी पोस्ट, बराबर। तो मुझे जो प्री का डिडक्शन मिलेगा, दैट विल नॉट बी 49,200, इट विल बी 49,200 अपॉन 5 प्लस 5,800 प्लस 131,300। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। सो अगर मैंने कंप्यूट किया तो कैसे दिखता है, देखो ना, 50,800 प्लस 1,31,300 विच इज 1,82,100 प्लस 49,200 अपॉन 5 कम्स टू 9,890। टोटल जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज 1,91,940। यूएस प्रॉपर्टी का तो लोन का बात ही नहीं किया था, देखो ना ऊपर, यूएस प्रॉपर्टी का तो कुछ लोन का बात किया ही नहीं था। इसके ऊपर देखो, बराबर। तो ये कुछ भी नहीं आएगा। यूएस के केस में एनएवी भी जीरो और बाकी सब कुछ जीरो। ठीक है, देखो एक बार इधर, यूएस के केस में एनएवी भी जीरो, डिडक्शन भी कुछ नहीं, सो आंसर भी जीरो तुम्हारा। ठीक है, सबसे यूजलेस। उसके बाद चेन्नई प्रॉपर्टी का देखते हैं, तुम्हारा एनएवी जीरो आ गया, पर जो इंटरेस्ट है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 1,91,940, बराबर। ओके, ठीक है, तो ये लॉस आ गया तुम्हारा। अभी और कुछ है क्या, देखो, शी हैड हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर, she had a house property in Bangalore which was sold in the month of March 21। okay, ठीक है, पहले ही सेल कर दिया। in respect of this house she received arrears of rent of 60,000 in March 2025। एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 25A करके, ये 25A के अंदर जो भी मुझे अरियर्स ऑफ रेंट मिलता है, वो अरियर्स ऑफ रेंट का मुझे क्या मिल जाता है, मुझे क्या करना पड़ता है, वो इनकम करके कंसिडर करना पड़ता है इन द ईयर ऑफ रिसीट। मुझे कभी मिला? 24-25 में मिला, 24-25 में मिला। तो अगर ये 24-25 में मिला हुआ है, तो कहने से 24-25 में टैक्स हो जाएगा। यस, सो ये जो 60,000 रुपीज है, वो 60,000 रुपीज मेरा टैक्स हो जाएगा। बट याद रखना, कभी भी याद रखना, कंसिडर दिस 60,000 सेपरेटली। कभी भी नहीं ये ऐड मत करना कि किसी के साथ ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। 60,000 टैक्स होने वाला है, वो कंसिडर दैट सेपरेटली। मतलब ये तीसरा पॉइंट बन जाएगा इधर। पॉइंट नंबर 1 ये हाउस प्रॉपर्टी है लॉस एंजलिस का, सेकंड विल बी चेन्नई का, एंड द थर्ड वन विल बी मेरा अरियर्स का, दैट इज 60,000 माइनस 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। तो ये होने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 42,000। सो इनकम ऑफ 42 एंड लॉस ऑफ 191,940, टोटल जो लॉस आता है मेरा हाउस प्रॉपर्टी का, टोटल इट कम्स टू व्हाट, 1,49,940, 1,49,940। सिंपल। इसमें कैच पॉइंट क्या था? इसमें कैच पॉइंट इंटरेस्ट वाला था, बाकी कुछ था ही नहीं इसमें। इजीपीजी, ये हो गया क्वेश्चन 4। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, हाँ, नील दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम वो इंस्टीट्यूट को समझेगा कैसे कि तूने छोड़ दिया है, नहीं आ रहा था इसके लिए, या क्या सीन है एग्जैक्टली। तो वो बताने के लिए कि भाई मुझे आता था और छोड़ दिया, इसके लिए दिखाना पड़ेगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। देखो, मिसेस दिशा खन्ना, अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
owns a house property at Bhiwani in Haryana. Municipal value of the property is 7,50,000. Fair rent of the property is 6,30,000 and standard rent is 7,20,000. ओके, वापस बोलता हूँ कि उसका इंडिया में प्रॉपर्टी है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, ठीक है. Property was let out for 75,000 per month for the period April 22 to December 22. उसका एक्सपेक्टेड रेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. प्रॉपर्टी लेट आउट कब तक, कब से कब तक हुआ? 9 months के लिए हुआ. Thereafter the tenant vacated the property and Mrs. Disha Khanna used the house for self occupation. अब मेरे से जो भी पढ़ा है वो कौन सा सिचुएशन आएगा? मेरे से जो भी पढ़ा है इसमें कौन सा सिचुएशन आएगा? इट इज लेट आउट फॉर सम पीरियड एंड इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अनदर पीरियड. मुझे बताओ कि इसमें कौन सा सिचुएशन आएगा? हियर सिचुएशन 4 विल बी एप्लीकेबल, जिसके अंदर हम लोग बोलेंगे जीएवी इज इक्वल टू expected rent or actual rent received, whichever is higher. बराबर, ठीक है, एक बार देखते हैं. सो अप्रैल टू दिसंबर दिया था एंड रेंट्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम द टेनेंट. ये टेनेंट अभी 9 महीने के लिए दिया था घर, 2 महीने के लिए वो छपरी ने पैसा नहीं दिया अपने को, बराबर. नवंबर दिसंबर में पैसा नहीं मिला. द टेनेंसी वाज बोनाफाइड बट द डिफॉल्टिंग टेनेंट वाज इन ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी. अरे बाबा, ये क्या हो गया रे बाबा. वो लोग बोल रहे हैं कि 2 महीने का रेंट नहीं मिला. वो जो टेनेंट था वो टेनेंट ने रेंट नहीं दिया, टेनेंसी बोनाफाइड था, बट ये जो टेनेंट था ना, he was in occupation of another property of the assessee. He was paying rent regularly there. So इसका मतलब तुम लोगों को मालूम है क्या? ये जो ARR था, what is this? Actual rent received, मतलब रिसीवेबल लेस अनरियलाइज्ड रेंट, बराबर. और ये अनरियलाइज्ड रेंट के लिए एक रूल नंबर 4 सेटिस्फाई करना पड़ता है, और वो रूल नंबर 4 में ये कंडीशन है कि टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड एंड ही शुड नॉट बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी. बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बिकॉज ही इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई ये अनरियलाइज्ड रेंट जो है 2 महीने का, नवंबर एंड दिसंबर, हम लोग ये रिड्यूस नहीं करेंगे. सो पूरा का पूरा रिसीवेबल ही मेरा ARR बन जाएगा. वो कितना है? 75,000 है, राइट? तो 75,000 इंटू 10 इंटू 9, सॉरी, ये मेरा बन जाएगा ARR. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट. सो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है बताओ? एक्सपेक्टेड रेंट तो ऊपर लिखा हुआ है. मैंने बोला था एक्सपेक्टेड रेंट यू कंपेयर विद 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड रेंट, राइट, विथ एक्चुअल रेंट जो भी होगा. एक्सपेक्टेड रेंट का MFS 750 और फेयर रेंट ऑफ 630, विच एवर इज हायर, विच इज 750 और स्टैंडर्ड रेंट ऑफ 720, विच एवर इज लोअर इज गोइंग टू बी 720, बराबर. तो देखो इधर एक बार, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना बन गया? 7,20,000. मेरा एक्चुअल रेंट कितना बन गया? 75,000 इंटू 9. 2 महीने का रेंट मैंने माइनस नहीं किया, अनरियलाइज्ड है तो भी. तो देखो दिस और दिस, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर कम्स टू व्हाट? 720. करेक्ट. 720 इधर आ गया मेरा जीएवी. अभी म्यूनिसिपल टैक्सेस का बात किया ना, म्यूनिसिपल टैक्स लिखा है क्या? हाँ. शी पेड म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ 12% ड्यूरिंग द ईयर एंड पेड इंटरेस्ट ऑफ 35,000. ना प्लीज समझना, तुम लोग गलती क्या करोगे मालूम है? ये म्यूनिसिपल टैक्स तुम लोग गलती से ना इस पे लगाओगे, 720 पे. ये गलती मत करना. 720 पे म्यूनिसिपल टैक्स मत लगाना. हमेशा म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू पे लगता है. तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? योर म्यूनिसिपल वैल्यू इज 7,50,000. उस पे कितना परसेंट आएगा? 12%. 750 पे 12% विल बी योर आंसर, बराबर. तो 750 पे 12% विल कम टू 90,000 रुपीज, बराबर. तो 630 विल बी द आंसर ऑफ NAV. बाद में डिडक्शन आएगा, दैट इज 24A 30%, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड आएगा. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड भी दिखा है क्या? देखो,
देखो ना, पेड 35,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट बोरोड टुवर्ड्स रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कैन समवन टेल मी हाउ मच विल बी द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट? रिपेयर के लिए लिया हुआ है 35,000। कैन समवन टेल मी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर रिपेयर्स, मतलब रिपेयर्स का लोन का इंटरेस्ट? नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट विल ऑलवेज बी फॉर 12 मंथ्स अनलेस वो मिडल ऑफ द ईयर से मैंने ऑक्यूपाई किया है। एवरीबडी सिंग 30,000 रुपीज, मार खाओगे सब लोग तुम लोग। अरे कैसा, कैसा 30,000 रुपीज? ये तो लेट आउट प्रॉपर्टी है ना। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में तुम लोगों को कभी रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है। प्लीज ये चीज दिमाग, एकदम ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग से, उन्होंने बहुत ट्रिक करने के लिए पूछा है 35,000 रुपीज। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये 35 करोड़ होता ना तो भी मुझे डिडक्शन मिलता। 35 करोड़ होता तो भी डिडक्शन मिलता। इट इज अ सेल्फ ऑक्यू, इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में वॉट एवर विल बी द इंटरेस्ट, उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। तो 35,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, राइट? सो 224 रिड्यूस करेंगे एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा 40। इजी है, करेक्ट है। इधर मैंने तुम लोगों का क्या रिवाइज करके लिया? अनरियलाइज रेंट माइनस करने के लिए तुम लोगों को कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। ये भी तुम लोगों का रिवाइज हो गया कौन? ठीक है। अभी हम लोग दो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ये दो है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, फटाफट करते हैं, मजा आएगा। चलो, सब लोग रेडी है क्या? एवरी एमसीक्यू लेट्स कीप 7 to 8 minutes। चलो फटाफट करते। अनन्या गुप्ता, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स विथ हर फैमिली इन न्यूयॉर्क। सिटीजन है इंडिया की, इंडिया की सिटीजन है, इंडियन सिटीजन। लिव्स विथ हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस द ईयर 2000। ठीक है, शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21st of March 24 to 28th of September 24 टू टेक केयर ऑफ हर एलिंग मदर। उसके लिए वो इंडिया आती है। इन द लास्ट 4 years शी हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 days every year to be with her mother। ठीक है, शी ओन्स एन अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क विच इज यूज्ड एज अ रेसिडेंस, मतलब वो एसओपी है जो न्यूयॉर्क का प्रॉपर्टी है वो। शी एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज 32,000, वैल्यू इज गिवन। सो कहने से अभी हम लोग ने किया था ऊपर, देखा क्या? अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया था ऊपर, वो सिमिलर क्वेश्चन है, देखो ना। यूएस में रहती है, अभी उसने बता दिया कि ये आरओआर है, इधर उन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस का इंफॉर्मेशन दिया और उन्होंने बोला सारे निकाल, तू हम लोग पे मत डिपेंडेंट रहे, तू निकाल। अभी देखो ना, ये सेम ही है। शी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन लॉस एंजलिस, यूज्ड एज अ रेजिडेंस, एनुअल वैल्यू इज गिवन। दिस इज वेरी मच सिमिलर। माय पॉइंट इज, ये जो क्वेश्चंस है वो प्लीज अच्छे से करना। ये क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछ सकते हो लोग। तो ये तो एसओपी है, यूएस का प्रॉपर्टी, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि इसका म्यूनिसिपल वैल्यू और म्यूनिसिपल टैक्स क्या है, एनएवी जीरो आएगा, बराबर। देखो, शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर न्यू हाउस इन दिल्ली ऑन 25th of March 24 फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन वाइल शी इज इन इंडिया। सो कहने से और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन गया। उधर चेन्नई था, इधर दिल्ली आ गया, है ना? ओके। द सेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ property tax of 22,000 to दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। डज नॉट मैटर किसको क्या पे किया, भाई वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है वो उसने कितना क्या पे किया, मुझे फर्क पड़ता है इसका। शी हैड टेकन a loan of 16 lakhs at the rate of 10% per annum from IDBI Bank on 1st April 20 for constructing this house, and the construction got completed on 21st of March 2024. No amount has been paid and the house is vacant for the rest of the year from October 24 till March 20। ठीक है, ओके, वो एसओपी है तो ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैन समवन हेल्प मी विद द इंटरेस्ट? कैन समवन हेल्प मी विद द इंटरेस्ट इसमें? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी हुआ? 20th March 24 को। उसके पीछे देखो, पीछे 31st of March कौन सा दिख रहा है? मुझे पता दिख रहा है
31 मार्च 2023, उसके पीछे प्री आएगा, उसके आगे पोस्ट आएगा, प्री एंड पोस्ट, बराबर। अभी लोन लिया कभी था, 1/4/20 को लोन लिया था, सो मतलब 2021, 21-22, 22-23, 3 इयर्स का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा, 3 इयर्स का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा। सो कहने से इट विल बी 16 lakhs इंटू 10% इंटू, ये तो 1 साल का हो गया, इंटू 36/12, मतलब 3 बोलू, 3 इयर्स। सो 1,60,000 इंटू 3 कितना आएगा? 1,60,000 इंटू 3 कितना आएगा? टोटल, ये टोटल लिख रहे हो तुम लोग? ये आएगा, जो भी आएगा इसका अपॉन 5, ये हो गया प्री। पोस्ट में कितना आ गया? 16 lakhs इंटू 10, 16 lakhs इंटू 10। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते, आगे देखते क्या है, आगे देखते क्या है। ठीक है, जस्ट कीप दैट इंटरेस्ट विथ यू। शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई which was sold on 28th of March 24, and in respect of the same she received arrears of 3 lakh rupees on 4th Feb। so 3 lakh rupees करेंगे और माइनस करेंगे 30%, माइनस करेंगे 30%। ठीक है, शी डज नॉट हैव एनी अदर इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अनन्या गुप्ता wants to exercise the option of shifting out of the deferred tax regime, of course तो ही interest on borrowed capital आएगा। Based on the above facts, let's see what is the answer. Number one, what would be the residential status of Miss Ananya Gupta for AY 25-26? बताओगे क्या? पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का। इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया रहती है वो, शी इज कमिंग इन इंडिया फॉर विजिट। इफ शी इज कमिंग इन इंडिया फॉर विजिट, कैन आई से, 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 second basic condition is not applicable to her unless Indian sourced income is more than 15 lakhs। बराबर, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इंडियन सोर्स्ड इनकम पहले देखते कितना है। अभी देखना, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी था, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, वो तो यूएस का था, वो तो छोड़ दे। दिल्ली का था, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो उसमें इनकम नहीं आ रहा है। एक इनकम आ रहा है, दैट इज 3 लाख रुपीज। सो कहने से वो जो 15 lakhs का कंडीशन कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज उन्होंने बाद में भी बोला है कि उनके पास दूसरा कौन सा भी इनकम नहीं है, शी डज नॉट हैव एनी अदर इनकम। सो कहने से उसका 15 lakhs का इंडियन सोर्स्ड इनकम का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, 15 लाख वाला। सो कहने से सेकंड बेसिक कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हर, बिकॉज वो कभी रिवाइव होगा ही नहीं, 15 लाख क्रॉस नहीं कर रहे इसके लिए। सो ओनली वन कंडीशन वी नीड टू सी, दैट इज ऑफ 182 डेज का। अभी 182 डेज का बात किया तो 21 मार्च 24 से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को 1 अप्रैल से फर्क पड़ता है। सो 1 अप्रैल 24 टिल 28 September 24, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर से कैलकुलेट करने स्टार्ट मत करना, हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 24-25 का निकालना है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 28/9। सो आई थिंक 181 डेज कुछ तो होगा, and since she is there for only 181 days, she is not satisfying 182 days का condition, and that's why she will be considered as non-resident। I hope you are clear। एक बार देखते हैं आंसर। शी इज ए नॉन रेजिडेंट बिकॉज ये उन्होंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, 181 डेज है और 15 lakhs भी क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आओ। मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ, मुझे बताओ ये इसमें से कौन सा परफेक्ट होगा, पॉइंट नंबर 2 में से कौन सा आंसर परफेक्ट होगा? पॉइंट नंबर 2 में से कौन सा आंसर परफेक्ट होगा?
नाउ इट इज बट नेचुरल दैट यू विल से देयर आर टू हाउसेस, दिल्ली हाउस एंड न्यूयॉर्क हाउस. न्यूयॉर्क हाउस तो अगर लेट आउट ही नहीं किया है मतलब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और दिल्ली हाउस भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों का एनएवी क्या मानना चाहिए? जीरो नील मानना चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. जैसे कि क्या कर रहे हो सर, ये तो हम लोग ने पढ़ा है, ये तो चिंदी पॉइंट है, ये तो हम लोगों को मालूम है. यस, योर थिंकिंग इज राइट. ये थिंकिंग इज राइट कि ये यूएस का प्रॉपर्टी है, वो भी एसओपी है, और ये मुंबई मतलब जो भी कुछ है दिल्ली का प्रॉपर्टी है, वो भी एसओपी है. तो दोनों का एनएवी जीरो मानना चाहिए. और मैं मानता हूं ये बात को, बट प्लीज समझना, शी इज अ नॉन रेजिडेंट. शी इज अ नॉन रेजिडेंट. इफ शी इज अ नॉन रेजिडेंट, प्लीज समझो बात को. नॉन रेजिडेंट जब भी होता है ना, तभी कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है? नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल इनकम सिर्फ इंडियन इनकम होता है. यूएस के इनकम के लिए प्लीज समझना, यूएस का इनकम कुछ मतलब, यूएस के केस में नॉन रेजिडेंट का मतलब आउटसाइड इंडिया का कुछ भी प्रॉपर्टी कंसिडर भी करूंगा क्या? आउटसाइड इंडिया का कौन सा प्रॉपर्टी कंसिडर भी करूंगा क्या? नहीं कंसिडर करूंगा. प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे सिंस आई एम अ नॉन रेसिडेंट, आउटसाइड इंडिया का प्रॉपर्टी आई विल नॉट कंसिडर. सो इट विल नॉट बी अक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडियन इनकम एट ऑल. सो इधर प्लीज समझो, न्यूयॉर्क का जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में कंसिडर नहीं करूंगा मैं, बिकॉज वो किसके लिए देख रहा हूं? मैं नॉन रेसिडेंट के लिए देख रहा हूं. इसके वजह से दिस डज नॉट कम इन द पिक्चर फॉर मी. वो कभी टैक्सेबल हो ही नहीं, होगा ही नहीं. अंडरस्टैंडिंग? तो इसके लिए कौन सा टैक्स होगा? सिर्फ दिल्ली वाला. और दिल्ली वाला एसओपी है. इसकी वजह से क्या होगा? एसओपी के केस में हर दिल्ली हाउस विल बी कंसिडर्ड. अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? हर दिल्ली हाउस, सिंस अनन्या गुप्ता is a non-resident, income which is accrued or arisen or deemed to be accrued or arisen or received or deemed to be received in India would be taxable. But apartment is in New York would not fall under the scope of total income. ये स्कोप में ही नहीं आएगा टोटल इनकम के, और इसकी वजह से इसको कंसिडर नहीं करेंगे. वेरी 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 गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. अगर आया तो हम लोग धमाल मचाएंगे एग्जाम में. ठीक है? ओके, गुड क्वेश्चन. व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? करोगे एक बार? यूएस का प्रॉपर्टी, उसका तो कुछ भी नहीं होगा. दिल्ली का प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग. एंड ये भी उन्होंने लिखा है, दैट इज अरियर्स ऑफ रेंट. नहीं करो ना फटाफट. वही देखो, हाउस प्रॉपर्टी मुंबई का अरियर्स ऑफ रेंट 3 lakhs है. उसमें से 30% माइनस किया, सो इट विल बी टैक्सेबल, दैट इज 2 lakh 10. ये 2 lakh 10 टैक्सेबल हो जाएगा. ये इनकम फर्स्ट. दिल्ली के केस में कहने से टोटल इंटरेस्ट जो आता है वो 2 लाख क्रॉस करता है, सो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? 2 lakhs. सो एनएवी जीरो आएगा. इंटरेस्ट 2 लाख रुपए हम लोग माइनस करेंगे. टैक्सेबल विल बी व्हाट? 2 लाख रुपीज. सो मेरा इनकम कितना है? मेरा इनकम है मुंबई प्रॉपर्टी से 210, एंड दिल्ली प्रॉपर्टी का लॉस है, दैट इज 2 lakhs. सो अल्टीमेटली अगर देखा तो माई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम्स टू 10,000. एवरीबडी इज परफेक्ट. द आंसर इज गोइंग टू बी 10,000. सुपर. सुपर, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. अभी assuming that for the purpose of this question, Ananya Gupta has let out her flat in New York during 6 months when she is in India for a sum of 6,000 per month. Such rent was received in a bank account in New York. अभी बताओ, उसने क्या किया? वो जब भी इंडिया आती है तभी न्यूयॉर्क का फ्लैट वो लेट आउट कर देती है. बाहर लेट आउट किया, बाहर ही पैसा मिला. एक मिनट, वो इनकम कौन सा हो गया? फॉरेन इनकम हो गया. बिकॉज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, इट इज अ फॉरेन इनकम. मैं कौन? मैं नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगा. मेरा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए. पूछे क्या? देखो क्या पूछा है. व्हाट वुड बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी chargeable to tax in her hands in India for AY 25-26? My answer will still remain the same, that is 10,000. Is everybody agreeing to this question answer?
Is everybody agreeing to this answer? That is 10,000. मैं वही बता रहा हूँ, एमसीक्यू जो होता है ना, एमसीक्यूज इज बेसिकली जस्ट सॉल्विंग द मेन आंसर विदाउट प्रेजेंटिंग, दैट्स इट. कुछ अलग नहीं है एमसीक्यूज में. यस, लेट्स गो विद द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. एंड ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान दो. राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. फुल फोकस करना बिकॉज नंबर्स डेट्स इंपॉर्टेंट है इसमें. Is a sole proprietorship concern, and the main business of the concern is construction, development, and sale of residential and commercial units. क्या धंधा क्या है उनका? कंस्ट्रक्शन करना, डेवलप करना, सेल करना of residential and commercial units. Ram Builders and Developers developed a project named Luxuria Heaven, which has both residential and commercial units. उसने बनाए with its own funds. It obtained a certificate of completion for the said project with effect from 31/3/24. ठीक है, obtained क्या है? Certificate of completion from 31/3/24. Ram sold majority of its residential units and commercial units in financial year 24-25. तुम लोगों को याद है क्या? स्टॉक इन ट्रेड के केस में कॉन्सेप्ट था, अगर जिनका स्टॉक इन ट्रेड है तो जब भी सीसी मिला है उसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ले लो, और उधर से 2 years तुम लोगों का एनएवी जो है वो 0 माने जाएगा. बट 2 साल के बाद तुम लोगों का डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा. 2 साल तक एनएवी 0, सीसी मिलने का एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करो, उससे 2 साल तब तक क्या होने वाला है, मेरा एनएवी 0 होने वाला है. बराबर. और उसके बाद जो है वो डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएगा. बराबर. ओके. राम सोल्ड मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट्स, और उसके बाद मतलब क्या, बेसिकली विद इन दीज 2 years यू हैव टू एंश्योर दैट यू शुड ईदर सेल और लेट आउट द प्रॉपर्टीज विद इन 2 years. जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हुआ या फिर लेट आउट नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 8 प्रॉपर्टीज है, वो सेल भी नहीं हुए, लेट आउट भी नहीं हुए, तो 8 प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या मानेंगे? डीम टू बी लेट आउट मानेंगे. ओके. तो देखो, सीसी का भी मिला है 31/3/24 को. फुल फोकस. हाँ, 31/3/24. Ram sold majority of its residential units and commercial units in financial year 24-25. उसने majority बेच दिया. However, around 30 residential units and 15 commercial units were held by him as stock in trade as on 31/3/25. 30 अभी भी बाकी है. ठीक है. During this period, there was a slump in the real estate sector. In order to earn some income from these units, Ram incidentally let out some of the units held as stock in trade. Okay. The details of the units constructed, sold, and stock held as stock in trade are as follows. ये देखने के बाद में डर लगेगा भाई क्या क्या पूछा है उन्होंने. देखो ना क्या लिखा है. रेजिडेंशियल यूनिट्स टोटल 100 थे, उसमें से 70 सेल कर दिए. यूनिट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड 30 है, उसके उसमें से मैंने 10 जो थे वो लेट आउट कर दिए. बचा कितना? 20 यूनिट्स, वो अभी तक कुछ भी मैंने नहीं किया. और वो एक्चुअल रेंट पर यूनिट पर मंथ लिखा है उन्होंने. ठीक है. कमर्शियल यूनिट्स का भी बात करते हैं. देवर 40 यूनिट्स. कितने सेल हुए? 25 सेल हुए. बचे कितने? 15. उसमें से 5 जो थे वो मैंने लेट आउट कर दिए, और बचे कितने? 10. और ये मेरे 30 यूनिट्स है, वो 30 यूनिट्स अभी तक उसका कुछ भी ठिकाना नहीं है. मुझे एक बात बताओ, उसको कब तक सेल करना था? सीसी कभी मिला? सीसी मिला 31/3/2024 को. एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ सीसी कौन सा है? सेम है. सीसी का एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सेम है बिकॉज लास्ट डे पे मिला है सीसी. उधर से 2 साल मतलब कितना? उधर से 2 साल मतलब 31/3/26. इधर तक तुम लोग ने क्या करना चाहिए? सेल या लेट आउट करना चाहिए. बराबर. बट उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, दिस इन्फॉर्मेशन इज अबाउट 31/3/25. बी वेरी केयरफुल. बी वेरी केयरफुल. दे आर वेरी स्मार्ट वाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चंस. ना उन्होंने बोला कि 31/3/25 के डेट पे 30 यूनिट्स अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है उसका. ठीक है. ऐसे देखा तो अपने पास और एक साल है. ठीक है चलो. और आगे क्वेश्चन पूछा है, आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड, 5 रेजिडेंशियल यूनिट वर सोल्ड टू अ फ्रेंड. ये बाद में देखते हैं.
ये आई थिंक बाद में कुछ अलग क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो बाद में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, द इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स लेट आउट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड। कौन से हेड के अंदर टैक्स होगा? जो उसने रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट जो लेट आउट किए हैं, उसका इनकम कौन से हेड में जाएगा? उसका उनका इसका इनकम कौन से हेड में जाएगा? और एक रियल एस्टेट डेवलपर है और उसने कुछ चीजें लेट आउट की है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स, वो कौन से हेड में जाना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। लेट आउट विल बी टैक्स्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल विल बी टैक्स्ड अंडर पीजीबीपी। किसमें जाना चाहिए? हम्म, अभी you're thinking everybody saying PGBP. Very few people are saying I income from other source, income from house property. प्लीज समझो, एक बात को समझो। मेरा धंधा कौन सा है? मेरा धंधा लेट आउट करने का है क्या? देख के बताओ। इज माई बिजनेस अ लेट आउट करने का बिजनेस? मेरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स का। मेरा धंधा लेट आउट करने का नहीं है, मेरा धंधा सेल करने का है। अगर मेरा धंधा सेल करने का है और मैं लेट आउट करता हूं, वो इनकम जो मिलेगा वो पीजीबीपी के अंदर टैक्स नहीं होगा, बिकॉज मेरा धंधा है ही नहीं लेट आउट करने का, मेरा धंधा सेल करने का है। तो इसके लिए जो भी मुझे पैसा मिलेगा, वो पैसा कभी भी पीजीबीपी के अंदर टैक्स नहीं होगा। वो किधर टैक्स होगा? लेट आउट का पैसा हमेशा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्स हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही ये चीज टैक्स हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? तो ये होगा फर्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर ऐसा लिखा होता कि भाई मेरा लेट आउट करने का ही बिजनेस है, तो पीजीबीपी में जाता। पर बिजनेस बेचने का है और मैं लेट आउट कर रहा हूं, वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंडिंग? और जो भी अगर अगर जो भी ये होगा, अगर मेरा बिजनेस सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो पीजीबीपी में जाएगा, और लेट आउट करने से जो पैसा मिलेगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31/3/25? ये जो 30 यूनिट्स बाकी थे, वेकेंट 30 यूनिट्स बाकी थे, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया। अरे भाई, ये मुझे 31/3/25 तक का ही इंफॉर्मेशन है। तो पॉइंट इसकी मेरा 31/3/26 तक मेरे पास टाइम लिमिट है बेचने का या लेट आउट करने का। तो अभी क्यों एक्शन लेना है मुझे? तो फर्स्ट 2 इयर्स मेरा जो एनएवी है, सॉरी मेरा जो, हाँ, एनएवी है इक्वल टू जीरो माना जाता है ना। एनएवी इज इक्वल टू जीरो माना जाता है ना फर्स्ट 2 साल। तो मेरा जो 30 यूनिट्स का कुछ भी नहीं हुआ है, वो ये साल में उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल विद द डेट्स। क्या लिखा है? व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द वेकेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31/3/25? कुछ नहीं करूंगा मैं, माय एनएवी इज इक्वल टू जीरो। देखो एक बार कौन सा करेक्ट आएगा आंसर। वेकेंट रेजिडेंशियल वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, नहीं। The vacant units, both residential commercial, would be deemed to be let out and expected rent would be deemed as annual value of the, okay, तो ये भी नहीं आएगा। Annual value of both vacant will be nil, correct? Hence no income is chargeable to for such units under the head house property। ये आएगा आंसर, पॉइंट नंबर सी। बराबर, ओके। What would be the full value of consideration in respect of sale of units to Mr. Gaurav for the purpose of computing profits and gains from transfer of units? ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, देखो एक बार पढ़ते। Out of the residential units sold, 5 residential units were sold to his friend, ठीक है, गौरव को बेचा, who is a real estate developer, ठीक है, on 15/2/25 for 20 lakhs। उसने कितने बेचा? ये एक्चुअल कंसिडरेशन हो गया 20 lakhs। The stamp duty value on the date was 23 lakhs। SDV कितना था? 23 lakhs था। However, the agreement of sale was entered into on 1/11/24, on which the date the stamp duty was 22 lakhs। मतलब डेट ऑफ अग्रीमेंट के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी 22 lakhs था। मिस्टर राम रिसीव्ड 1 lakh बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ऑन 1/11/24। सो ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट उसको 1 लाख रुपए एडवांस मिला था थ्रू अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट।
कैन आई से द डेट ऑफ अग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एंड नॉट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? एवरीबडी, अग्रीमेंट कभी हुआ था? 1/11/24 को अग्रीमेंट हुआ था। वो टाइम पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना था? 22 लाख था, बराबर है। अगर मेरा 22 लाख एसडीवी है एंड एक्चुअल कंसिडरेशन 20 लाख है, सो 20 लाख आई विल कंपेयर विथ 22 lakhs. Now what will be my FVOC? What will be my FVOC? My FVOC will be, see please understand, इसमें हम लोगों को 110% वाला निकालना पड़ेगा। अगर मैंने 110% निकाला तो इट कम्स टू 22 lakhs, which is exactly 110%. So that's why my FVOC will be 20 lakhs. That's why my FVOC will be 20 lakhs. Very good everybody, very good. और ये एक प्रॉपर्टी का है तो इंटू क्या करूंगा मैं? 5, that is 1 crore. Because exact 110% na, it is not beyond 110%. My SDV is not beyond 110% of actual consideration. It does not exceed. अगर exceed हुआ, अगर ये 22.10 भी होता ना, तो मैं यही कंसिडर करता। But it is 22 lakhs है, which is not exceeding 110%. That's why 20 into 5 comes to 1 crore. तो देखो आंसर है क्या? What would be the full value of consideration? Yes, I can see 2 crore, 1 crore, sorry. That is 20 lakhs into 5. EGPG, आ जाओ। Assume that 1 lakh was paid in cash, मतलब जो अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से पे किया था वो समझो कैश में पे किया, by Mr. Gaurav to Mr. Ram on 1/1/12 instead by giving by account pay bank draft. What would be the income chargeable under the head, under section 56(2)(10) in the hands of Mr. Gaurav? What would be the income which will be chargeable in the hands of Mr. Gaurav? ये 1 लाख रुपया कैश से पेमेंट होता तो क्या होता, बताओगे? सो तुम लोग बोलोगे कि तो मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला कंसिडर नहीं करूंगा, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला कंसिडर करूंगा। तो वो कितना है? 23 lakhs है। हम लोग तो रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं अभी। अभी बात को समझो, मैंने पे कितना किया? 20 lakhs। कितना करना चाहिए था गौरव ने? 23 lakhs। सो 3 lakhs का क्या आ गया? इनएडिक्वेसी आ गया। तो 3 lakhs का इनएडिक्वेसी है तो 50,000 के ऊपर है, तो सर मेरा आंसर इधर क्या आना चाहिए? 3 lakhs कुछ आना चाहिए। भाई देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सी तुम लोग बोलते रहोगे कि एक प्रॉपर्टी ना, मतलब 3 lakhs इंटू 5 प्रॉपर्टीज कम्स टू व्हाट? 15 lakhs. सो 15 lakhs आंसर आना चाहिए इधर, पॉइंट नंबर ए, बट द आंसर इज रॉन्ग। बट द आंसर इज रॉन्ग। 56(2)(10 will not be applicable if for the recipient it is stock in trade. If for the recipient that asset is a stock in trade, 50 से स्टूडेंट लगेगा ही नहीं। तो क्या बेचा, किसको बेचा? ये हाउस प्रॉपर्टी बेचा है एक रियल एस्टेट डेवलपर को, और वो रियल एस्टेट डेवलपर के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी क्या है? वो रियल एस्टेट डेवलपर के लिए हाउस प्रॉपर्टी है स्टॉक इन ट्रेड। समझ रहा है क्या? और इसके वजह से गौरव के हाथ में देयर इज नो इनएडिक्वेसी, मतलब वो 56 स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, और इसके वजह से मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा अंडा, बिकॉज 56(2)(10 विल नॉट बी एप्लीकेबल। समझा क्या? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। सी, दे आर टेलिंग यू कि भाई एवरी पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट टू रीड, उसके बेसिस पे तुम्हारे आंसर्स चेंज होते हैं। समझा सब लोगों को ये क्यों नहीं किया? हाँ, अगर ये नॉर्मल कोई होता, अगर कोई ज्वेलर होता, ज्वेलर, अगर कोई ज्वेलरी बिजनेस में ज्वेलर होता, तो अगर ज्वेलर होता तो मेरा आंसर 15 लाख ही आता, वो बराबर है। वो तुम लोगों का थॉट प्रोसेस बराबर था, उन्होंने यूज भी बराबर किया, थॉट प्रोसेस प्रोविजन भी बराबर यूज किया। बट इधर वो रियल एस्टेट डेवलपर था ना, वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड था, तो स्टॉक इन ट्रेड कभी भी रेसिपिएंट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। स्टॉक इन ट्रेड जिसके लिए है, वो जो गुड्स मिल रहा है वो, उसको 56 स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं हो। समझा क्या? Yes. So these were the questions I want. These are the questions which I want you to see before you go for the exam. प्लीज 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 ये लास्ट डे के लिए एटलीस्ट ये क्वेश्चंस रखना, और तुम लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वो
कर सकते हो, पर एटलीस्ट ये क्वेश्चन तुम्हारे रडार में तुम लोग रखोगे। ठीक है, एकदम अच्छे क्वेश्चन है सब। ठीक है, चलो तुम लोग अभी बाकी के चैप्टर्स बाकी के सब्जेक्ट्स कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग आई गेस क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए मिल रहे हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम तुम लोगों को लगता होगा अरे क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या है, बताओ, क्लबिंग ऑफ इनकम ही तुम लोगों को बचाएगा। सो कम टुमारो एट 9 PM। 9 PM हम लोग मिलेंगे, बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के। बहुत मजा आएगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, एंड लेट्स सिक्योर दोज 5 to 6 मार्क्स का जो क्लबिंग ऑफ इनकम में से क्वेश्चन आएगा। राइट ये क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, बिकॉज ये चैप्टर ही तुम लोगों को आगे पुश करेगा। राइट, ओके। आई होप दैट टुडे सेशन वाज हेल्पफुल। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यूएशन हुआ होगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एट 9 PM। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। बाबा पढ़ाई करना मस्त है एकदम। चलो बाय बाय। मैं अनोटेड PDF भी डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, यू कैन चेक। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।